हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है 12th क्लास है हमारी, बेस्ट यस हम लोग देख रहे हैं और आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। क्लियर है। इस चैप्टर को हम लोग आज आपका शुरू करेंगे और इसको बहुत अच्छे से गौर करके देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको देख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे चैप्टर में। तो यदि किसी डिब्बे का उत्पादन नहीं होता तो प्राप्ति शून्य हो गई। यदि मोमबत्ती एक डिब्बे का उत्पादन होता है तो कुल सह प्राप्ति 1 × 10 यानी कि 10 रुपए। एक मोमबत्ती की कीमत कितनी रखी गई है? 10 रुपए। तो देखिए, एक हुआ है तो 10, दो हुई है तो 20, और तीन हुई है तो 30, और चार हुई है तो 40, और पांच हुई है तो 50। इस प्रकार से जो डिसाइडिंग होता है, इस प्रकार से तो है सब। हाँ जी, कैसा है? इस प्रकार से तो है। अब देख लीजिए आप, बेचे जाने वाली मात्रा में परिवर्तन से कुल प्राप्ति किस प्रकार परिवर्तित होती है को हम कुल प्राप्ति का वक्र दर्शाता है। कुल प्राप्ति, कुल सह प्राप्ति वक्र अंकित करने में बेचे जाने वाली मात्रा अथवा निर्गत एक्स अक्ष और प्राप्ति वाई अक्ष पर लिखे जाते हैं। तो जो निर्गत है, जो आउटपुट है, उसको एक्स एक्सिस पर, और सह प्राप्ति को हमने क्या लिखा है? वाई एक्सिस पर लिखा है। ये देखिए, दो एक्सिस हमने बनाए हैं। ये जो है आपका सह प्राप्ति वाई एक्सिस, और ये निर्गत का यानी कि एक्स एक्सिस। तो ये यहां से ओ पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक y है और इस पॉइंट तक x एक्सिस है। तो एक y पर सह प्राप्ति और x पर प्राप्ति। ठीक। और तीन प्रेक्षण प्रासंगिक है। पहला है निर्गत शून्य के फर्म को कुल सह प्राप्ति शून्य होती है। कुल प्राप्ति बिंदु O से गुजरती, जैसे जैसे निर्गत बढ़ता जाता है कुल प्राप्ति आपकी वृद्धि होती है। वैसे भी समीकरण कुल प्राप्ति P × Q एक सीधी रेखा को आपका दर्शाता है, क्योंकि P एक स्थिर है। इससे अभिप्राय है कि कुल सह प्राप्ति प्राप्त वक्र की ओर सीधी रेखा है। तीसरा है, इस सीधी रेखा में प्रवणता को ध्यान दीजिए। निर्गत एक इकाई है और रेखा है। दूसरा स्थिरीकरण क्यों। अब देखिए, एक हेडिंग क्या बनेगी? क्यों, और एक क्या बनेगी? Q1G_O। तो ये दिखाया गया है। कुल सह प्राप्ति को भी इसमें दिखाया गया है। अब ए पॉइंट पर एक्सिस है तो इसको AQ1 हो जाएगा, ये इंटू P1 हो जाएगा। P1 बराबर किसका होगा? P का तो सीधी रेखा प्रवणता क्या होगी? AQ1/OQ1 = P। इस प्रकार सीधी रेखा की प्रवणता ये होगी। ये होगी सीधी रेखा की प्रवणता। देखिए, करिए इसको। चलिए, हो गया। अब देखिए, कुल सह प्राप्ति वक्र फर्म के कुल सह प्राप्ति वक्र के द्वारा अर्जित कुल सह प्राप्ति फर्म का निर्गत स्तर के बीच को संबंध को दर्शाती है। और फिर आपको पता है AQ1/OQ1 की बाजार की कीमत है। इन दोनों के बीच ही जो कीमत है वो आपका बेसिकली फ्लैक्चुएट करता है, वही हमको दिखाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है एक फर्म का औसत, एवरेज। ध्यान दीजिए, पहले क्या पढ़ा था? केवल सह प्राप्ति। अब क्या पढ़ रहे हैं? एवरेज देखेंगे, टोटल औसत के रूप में किसी फर्म की प्रति इकाई निर्गत कुल सह प्राप्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये परिभाषा लिखिए कि अगर लिखने के आ जाए कि औसत सह प्राप्ति किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे किसी फर्म के प्रति इकाई निर्गत की कुल सह प्राप्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक, लिखिए पहले इसकी परिभाषा को लिखिए। क्या करिए? इसकी परिभाषाओं को लिखिए। यदि किसी फर्म का निर्गत Q और बाजार कीमत P है, आउटपुट और मार्केट प्राइस लिखिए पहले, फिर इसमें दिखाया जाएगा टोटल प्राप्ति। यही पढ़ा था हमने, P × Q। ये तो हमने पीछे भी पढ़ा है। ये देखिए भाई, यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम। P × Q ये तो एवरेज है। ये क्या है? ये टोटल है। ये कैसा था?
टोटल था। अब यहाँ क्या आ रहा है आपका, यहाँ टोटल नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ एवरेज है। तो एवरेज भी कहां से आएगा, टोटल से ही आएगा। तो इसमें क्या है, एवरेज निकालने के लिए टोटल टी अपॉन क्यू को रखा है, तो इसी का पी इंटू क्यू, ये तो पहला था। और टोटल किसे करेंगे, क्यू से, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो औसत में क्या निकलेगा, एवरेज में पी, और पी क्या है, कीमत यानी कि प्राइस है। लिखिए कैसा है, प्राइस है। एक प्रकार की मैथ है, इकोनॉमिक्स में दोस्तों आग में लिखते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में एक कीमत स्वीकार फर्म के औसत सह प्राप्ति बाजार कीमत है। औसत सह प्राप्ति बाजार कीमत के बराबर है। 4.2 पर ध्यान दीजिए, और हम एक फर्म को विभिन्न मूल्य वाले निर्गत यानी कि एक्स एक्सिस के बाजार कीमत पर वाई एक्सिस में अंकित करते हैं। क्योंकि बाजार कीमत पी पर स्थित है, हम एक समतलीय रेखा में परिवर्तन होती है जो कि पी के वाई के बराबर एक्स पर रखी जाती है। यह समस्थलीय सीधी रेखा पर काटती है और समान कीमत कहलाती है। सिंपल समझिए, ये हो गया आपका निर्गत, इसको बेच रहे हैं। ये वाई एक्सिस, इधर करते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये समान कीमत है तो यहाँ पी, और ये इस तरीके से ओ को यही बनाया गया है, ठीक है। और बाजार कीमत को एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर निर्गत पर, क्योंकि बाजार कीमत पी है और क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, इस तरीके से, ऊर्ध्वाधर इस तरीके से, ठीक है। अक्ष के बराबर ऊंचाई पर काटती है, क्षैतिज सीधी रेखा कीमत रेखा है, यह इस प्रकार के समान है। कीमत रेखा बाजार मांगों के वक्त पर प्रदर्शित है। मान लीजिए कि मांग वक्र को रोजगार है, इसका अर्थ है कि फर्म पी की कीमत पर जितनी मात्रा होगी उतनी ही बेचे। एक फर्म की सीमांत प्राप्ति निर्गत की प्रति इकाई में वृद्धि कुल सह प्राप्ति के रूप में परिभाषित की जाती है। तालिका 4.1 में पुनर्विचार कीजिए। मोमबत्ती के 2 डब्बे की विक्रय की कीमत कुल 20 रुपए होगी। एक का कितना बताया था, 10 रुपए। एक का कितना था, 10। दो का कितना होगा, ऑब्वियस है कि 20 ही होगा। तो कह रहे हैं कि 2 डब्बों का पैकेट कितना है, 20 रुपए। तो 3 डब्बों का कुल सह प्राप्ति निकालने के लिए आपका 30 रुपए होगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, कुल सीमांत, आप देखिए यहां क्या आ गया, यहां पर आपका मार्जिनल है। तो एक तो थी, पहले ध्यान दीजिए, सह प्राप्ति, फिर आई कुल सह प्राप्ति, फिर आई औसत, अब क्या आ गई, मार्जिनल। बस यही तो है। पहले कितनी थी, 30 रुपए 3 का, अब कितने, 2 में। तो यहाँ क्वांटिटी 3 थी, यहाँ 2 थी, अंतर कितना हुआ, 10 का। कितने, 1 में, तो कितना रुपए आ गई, 10। ऐसे निकाली। तो सीमांत में क्या होगा, एक फर्म का सीमांत फर्म निर्गत की प्राप्ति, ये भी आप परिभाषा के रूप में लिख लीजिए, फर्म के निर्गत प्रति इकाई में वृद्धि के कुल प्राप्त के परिभाषा के रूप में। देखिए वक्र पूर्ति किस प्रकार होती है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के लक्षण हमने देखे। फिर मैंने आपको जो है पूर्ण प्रतिस्पर्धा के बाद हमने आपका इनपुट आउटपुट के विषय में पढ़ा, बाजार की कंपेयर किया। फिर हमने प्राप्ति, टोटल संप्राप्ति, औसत और सीमा संप्राप्ति तक हम लोग आपका गौर कर चुके थे, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। फिर उसके बाद हमने सह प्राप्तियों को पढ़ा था। चलिए एक बार यहाँ तक आप देख लीजिए, यहाँ तक हमारी चर्चा इसमें हो चुकी थी, यहाँ तक हम गौर करके पढ़ चुके थे। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी, किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। इतना आप लोगों ने देख लिया। चलिए, तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए, तो इतना हम लोगों ने अच्छे से गौर करके देख लिया, बात भी कर ली। यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी मेरे प्यारे बच्चों? देख लीजिए आप। अब देखिए,
सह प्राप्तियों को मैंने कल आपको समझाया था कि सह प्राप्तियां क्या होती हैं। ठीक है, आपने कुछ उत्पादन किया, कुछ आपको प्रॉफिट हुआ, कोई चीज आपने बनाई थी और फिर आपको बेचा, बनाने और बेचने के बीच जो अंतर आया वही आपकी सह प्राप्ति है। मान लीजिए 10 रुपए में चीज बनी, 15 की आपने बेची, तो आपका टोटल जो आपका प्रॉफिटेबल हुआ वो 5 रुपए हुआ। ये मैंने बताया, इसको हमने माचिस के डिब्बे समझा कि एक प्रॉफिटेबल बराबर 10 के है, दो 20 के, तीन 30 के, चार 40 के। कोई हमने आपका बिक्री नहीं किया तो कोई हमको प्रॉफिट आपका नहीं मिलेगा। यानी कि जो भी कुल सह प्राप्ति है वो आपका परचेज के आधार पर ही है। किसके? बिक्री के आधार पर। बेचेंगे ही तो ही प्राप्त होगा, उसी पर मिल पाएंगे उस, और उसी पर ही हम अपना गौर भी कर पाएंगे। हमने जो आपका टोटल था वो हमने ज्ञात कर लिया, मार्जिनल हम लोगों ने निकाल लिया था, और एवरेज तक भी हम बात कर चुके थे कि एवरेज प्राप्ति क्या है, मार्जिनल प्राप्ति क्या है। इनको हम लोग आपका गौर करके एक एक करके आपका देख चुके थे, बात कर रहे थे। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इतना हम लोग बात कर रहे थे मार्जिनल में। तो मार्जिनल की जब हमने बात की थी तो मैंने आपको समझाया था कुल प्राप्ति परिवर्तन माइनस मात्रम परिवर्तन। तो कुल 30 थी, परिवर्तन में कितना, कोई चीज आपकी 20, कोई चीज आपकी 30 से 20 हो गई, कितने से 3 से 2 हो गई, नंबर कितने का अंतर आया, 1 का। तो उसको सह प्राप्ति का जो फॉर्मूले के रूप में मैंने कहा था कि आपको लिखना है, तो वो क्या है, तो ध्यान दीजिए, सह प्राप्ति एमआर, ये आपको बहुत बार देखने के लिए मिलेगा। सीमांत वाला इस प्रकार से आपको लिखना है, PQ2 माइनस P1/Q2, इस तरीके से आप लिख दोगे तो चीजें बिल्कुल सरल और आसान होंगी। तो इसको आप गौर करके लिखिए कि आपका सीमांत सह प्राप्ति क्या होगी। देख लिया, लिख लिया आपने सीमांत प्राप्ति को। देखिए यही फार्मूलों को हमने क्या रखा है, यहां पर इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, होता क्या है, इससे आपका ये वाला आउट हो गया, कट हो गया, तो ओनली P बचा। तो जो मार्जिनल है और रियलिटी में क्या है, आपका प्राइस के इक्विवेलेंट है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, और ध्यान रखिए, पूर्ण प्रतिष्ठा वाली कंपनी के लिए मार्जिनल रेट और एवरेज रेट, यानी कि जो मार्जिनल है ये किसके बराबर होती है, एवरेज के, और एवरेज किसके बराबर होता है, हमेशा पी के। तो इस तरीके से भी एक आपका सूत्र ये बनता है। ठीक है, जो आपको ध्यान रखना। तो एम आर इजकल टू ए आर इजकल टू पी, यानी कि मार्जिनल जो है आपका पूरा, ठीक, और एवरेज जो आपका सह प्राप्ति है, औसत सीमा, दोनों आपके प्राइस पर डिपेंड। ठीक है, किसके ऊपर है, प्राइस के। हो गया। दूसरे शब्दों में एक कीमत स्वीकार फर्मों के लिए सह प्राप्ति बाजार कीमत के बराबर होती है। अगर दो शब्दों की हमने बात करें तो एक कीमत की कोई आपकी कीमत है और उस कीमत की स्वीकारता फर्म और आपके सीमांत सह प्राप्ति कीमत बाजार के बराबर है। बीज गणित को अलग करते हुए परिमाण की अंक तक में सरल है, जब तक अपना निर्गत इकाई बढ़ता है तो अतिरिक्त इकाई कीमत पर विक्रय की जाती है। फर्मों के द्वारा इकाई निर्गत के बढ़ाने से कुल सह प्राप्ति जो वृद्धि होती है वह सीमांत प्राप्ति कहा जाता है, विशेष रूप से कीमत कहलाती है। लाभ अधिकतमीकरण, एक फर्म वस्तु की विशेष मात्रा का उत्पादन करती है तथा विक्रय करती है। फर्म का लाभ पाई द्वारा होता है। जो फर्म का लाभ है वो हमने किसको दिखाया है, एक पाई के रूप में। इसकी कुल सह प्राप्ति और इसका कुल उत्पादन लागत के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया। हम पाई को कैसे देखते हैं, कुल सह प्राप्ति माइनस कुल लागत, इस रूप में हम लोग आपका देखते हैं। ठीक, ये आपको अंतर क्लियर होना चाहिए कि कुछ क्या अंतर है, क्या पूरा पार है। ठीक है, नहीं, आपको स्पष्ट रूप से इनका जो अंतर है वो आपको दिखाई देगा। स्पष्ट रूप से कुल सह प्राप्ति तथा कुल लागत के मध्य अंतर फर्म में अर्जित का नवल निकाल देंगे। अगर आपको नेट ज्ञात करना है, नेट कैसे निकलेगा, तो नवल का मतलब नेट होता है। नेट लागत आपको निकालनी है तो कुल सह प्राप्ति और कुल लागत के मध्य जो अंतर है उसको हम लोग ज्ञात कर लेंगे, तो हमको नेट जो है आपका ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, नहीं, क्या हो जाएगा, नेट हमको ज्ञात।
चलिए आगे देखिए, एक फर्म का अधिकतम लाभ कमाना चाहती, कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी है, उसका मेन प्रॉफिटेबल क्या है कि जितना हो सके वो अपना मैक्सिमम लाभ कमा सके। फर्म के द्वारा मात्रा Q0 पर उसके लाभ को अधिकतम ज्ञात करना चाहेंगे। परिमाण परिभाषा अनुसार Q0 के अतिरिक्त किसी मात्रा पर फर्म का लाभ Q0 की अपेक्षा कम है। समीक्षात्मक प्रश्न यह है कि Q0 को किस प्रकार से ज्ञात करें। अधिकतम लाभ होने के लिए Q0 पर तीन बातें शर्तपूर्ण होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि Q0 पर आपका लाभ हो, उसके लिए क्या चीज है, कीमत P पर सीमांत लागत के बराबर हो, यानी कि जितनी हमारी कीमत है और उतनी हमारे सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल जो रेट है वो आपके इसके बराबर होना चाहिए। Q0 पर सीमांत लागत ह्रासमान नहीं होना चाहिए, यानी कि जो MR है बेसिकली वो आपका निगेटिव में नहीं होना चाहिए, घटते हुए ना हो। फर्म को उत्पादन करते रहने के लिए अल्पकाल यानी कि शॉर्ट टर्म प्राइस एवरेज परिवर्तन से अधिकतम हो, यानी कि P बड़ा रहना चाहिए एवरेज कॉस्ट से हमेशा, यानी कि जो प्राइस है वो बड़ा रहे, एवरेज आपका जो आपका वैल्यू एडिड चेंज होगा उससे वो हमेशा बड़ा रहना चाहिए। दीर्घकाल में औसत आपका P बड़ा हो AC से, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। इसी के आधार पर सारी चीजें सुनिश्चित की जाती है, इन्हीं को हम देख सकते हैं। यही अंतिम करेंगे, बाकी जितना भी है ये सहयोग वगैरह वाला मैं आपको कल सिखाऊंगा। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्राप्ति, सह प्राप्ति, कुल प्राप्ति, सीमांत प्राप्ति, इनको हम लोग आपका शेष कल जो है आपका रिवीजन के फॉर्म में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।